बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई गढ़वाली कुमाऊनी भाषा है या बोली है। कई लोगों के बीच बहस हो जाती है कि नहीं नहीं ये तो बोली है, भाषा नहीं है। तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा है या बोली है, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत है कि अगर गढ़वाली कुमाऊनी लुप्त हो गई तो हमारा पता नहीं क्या क्या खो जाएगा? तो भाषा के लुप्त होने से क्या बदल जाएगा? गढ़वाली नहीं रहेंगे, कुमाऊनी नहीं रहेंगे, उत्तराखंडी नहीं रहेंगे। जब मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ या फिर अपने पिता या माँ से बात करता हूँ तो थोड़ी बहुत अभी हम वहाँ गढ़वाली कुमाऊनी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपने बच्चे को से बात करता हूँ तो मैं उससे हिंदी में बात करना शुरू कर देता हूँ। ये जो ट्रांजिशन है आया है ऑटोमेटिकली या फिर हम इस ट्रांजिशन को जानबूझ के कर रहे हैं? इसमें ऐसा हुआ कि 90 के दशक से और लगभग ये लगाओ कि 2020 तक, कि 20 साल ऐसे थे कि सबको ये लगा कि हमको अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में डालें। तो इंडेंजर्ड इस वजह से रखी गई कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है, उसमें बात नहीं कर रही है, उसमें अपना संवाद नहीं कर रही है। बच्चे ये बोलते हैं कि इस भाषा को सीखने से हमको क्या होगा? संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो नहीं भी रहेगी तो क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? बानी उनका बोलना टाइप सही है। तो हमारी पहली राजभाषा हिंदी हो जाती है, दूसरी संस्कृत हो जाती है। मैं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं तो वहां जब उनको मौका मिला तो उन्होंने विलुप्त होती भाषाओं को अपनी राजभाषा बना दी। क्या उत्तराखंड में इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते थे? क्या संस्कृत जिसके लिए पूरा देश काम कर रहा है, उसके लिए काम करने वाले कई हैं, उसको प्रायोरिटी देने की बजाय क्या हम गढ़वाली कुमाऊनी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे? भाई वोट का है ये तो सारा खेल जो है राजनीति में वोट का होता है कि इससे हमें कितनी वोट मिलेंगे। गढ़वाली में हमारे पवार वंश से और वहाँ कुमाऊनी जो है चंद वंश से आए हैं। हमारी गढ़वाली की 8 बोलियां हैं या प्रारूप हैं, उनमें किसको हम बेहतर समझें? हमारा बोलना है कि श्रीनगर या एक केंद्र में रख के एक गढ़वाली भाषा बनेगी। कहते हैं कि हिंदी से भी ज़्यादा समृद्ध हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा है। सर एक दो एग्जाम्पल आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये सही है और अगर सही है तो कैसे है? तो हिंदी तो बहुत बाद में आई है, हमारी गढ़वाली तो उससे पहले बोली जाती थी। तो हम मानी किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, परंतु जो हमारी गढ़वाली इतनी पुरानी होने के बावजूद, इतनी समृद्ध होने के बावजूद थोड़ा सा उपेक्षित है। तो हिंदी को भी हमारे पास हमको देने के लिए बहुत आया कि हम हिंदी को दे सकते हैं। हिंदी को ये ग्रहण करने चाहिए शब्दावली। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या बदल जाएगा? क्यों हम इतनी दिन रात लगे रहते हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करें? पर जब तक 8वीं अनुसूची में नहीं आती है शासन भी किनारे रहता है और ये पूरा पॉलिटिकल मामला होता है। और जौनसारी को अधिकतर लोग गढ़वाली का ही पार्ट मानते हैं कि गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है। तो क्या ये गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है या फिर ये अपने आप में एक समृद्ध भाषा थी? रतन सिंह जौनसारी जी थे, वो अपना नाम पे लिखते थे रतन सिंह जौनसारी। तो जौनसारी भाषा का कॉन्सेप्ट तो उन्हीं की देन है एक प्रकार से। हम चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमारी भाषाएं बोलने में हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे शहरों में पले बड़े तो उनका ये कहना होता है कि मुझे समझ तो आ जाती है लेकिन बोलने नहीं आती। तो हम इस नैरेटिव को कैसे चेंज करें? अब ये संरक्षण तो हो रहा है, परंतु उस पर काम नहीं किया जा रहा है। अब बच्चे, उसके लिए जो हमारी पीढ़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। पर हमने क्या किया कि वो पुंगड़ी पटड़ी तो छोड़ दी गाँव में और हम आ गए यहाँ देहरादून और प्लॉट ले लिया। प्लॉट करके देहरादून में मकान भी बना दिया। वो प्लॉट भी मकान भी सौंप दे रहे हैं बच्चों को, परंतु हमने अपनी संस्कृति और भाषा नहीं सौंप पाए। डॉक्टर गोविंद चातक जी ने जो 1959 में गढ़वाली भाषा पे लिखा था, हम वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं अभी कोई। तो सर वो माहौल कैसे तैयार किया जाए कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो कम से कम वो वहाँ से हिंदी घर में ना लाए? हिंदी उसको सीखनी है लेकिन वो घर में ना लाए, जब माँ बाप से बात करे तो गढ़वाली में ही बात करे। जिनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार हम अपनी भाषाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते, वो कैसे इन भाषाओं को सीख सकते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने सीखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, तो मुझे आती नहीं है, लेकिन अब मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो क्या ज़रिया हो सकता है, कैसे मैं इन भाषाओं को सीखूँ? घुघुती के इस चैनल पर जब हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, जब हम उत्तराखंड की भाषाओं को लेकर बात करते हैं, उत्तराखंड की परंपराओं को लेकर बात करते हैं, तो अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि आप क्यों गढ़वाली कुमाऊनी में बात नहीं करते, क्यों आप पहाड़ी भाषाओं में अपने वीडियोस को नहीं बनाते। अब ये इसकी 1-2 वजह मैं आपके सामने गिनाना चाहूँगा। पहली वजह तो ये है क्योंकि हमको वाइडर ऑडियंस तक पहुँचना होता है, हमको उन तक भी पहुँचना है जिनको ये पहाड़ी भाषाएं नहीं आती हैं, इसलिए हम हिंदी में बात करते हैं। लेकिन दूसरा जो रीज़न है वो हमारी भाषाओं से ही जुड़ा हुआ है।
अब अगर मैं गढ़वाली में बात करूं तो शायद कुमाऊनी को समझ ना आए, अगर मैं कुमाऊनी में बात करूं तो गढ़वाली को समझ में ना आए। सिर्फ हम बात करें गढ़वाली और कुमाऊनी की भी तो इनमें इतनी सारी बोलियां हैं कि एक बोली वाला दूसरी बोली को समझ नहीं पाता है। अब ये दिक्कतें क्यों हैं? क्यों हमारी भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारियों का एक मानकीकरण, एक समान रूप हमें क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है कि आज भी हम अपने लोगों को गढ़वाली, कुमाऊनी बोलने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घर में या फिर स्कूलों में हमारी भाषाएं नज़र नहीं आती हैं। हमारी भाषाएं यूनेस्को की लिस्ट में, इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल होती हैं और उसके बाद भी प्रयास हमें शायद कम ही दिखते हैं। अब ये सिचुएशन क्यों है? क्या हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी बोली है या भाषा है? भाषा क्या होती है? बोली क्या होती है? किस तरह से भाषा को बचाया जा सकता है? किस तरह अगर आप अपनी भाषाओं को सीखना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं? ये ढेर सारे सवाल हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं और आज हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे शख्स से आपको मिलाया जाए, एक ऐसे शख्स से बात की जाए जो इन भाषाओं को लेकर के एक नॉलेज रखते हैं और जिनको आपने किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आज हमारे साथ हैं रमाकांत बेंजवाल जी। आज जो किताबें आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये रमाकांत बेंजवाल जी ने लिखी हुई हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी भाषाओं पे उनका काम है, भाषाविद हैं और लगातार जो है हमारी भाषाओं के लिए सालों से काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आज रमाकांत सर से हम भाषाओं को लेकर के बात करने वाले हैं। भाषा को लेकर के जो भी आपके सवाल हैं उन सब के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही अंतिम में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो लोग इन भाषाओं को बोलना नहीं जानते वो कैसे इनको बोलने की शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इन्हें सीख सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मैं आपकी तरफ यही दागूंगा कि सर ये जो बहस होती है भाषा और बोली की, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप भाषा को डिफाइन करें, परिभाषित करें कि ये भाषा आखिर होती क्या है। अच्छा सवाल है। जो आपने बोला और मैं समझ गया वो भाषा है, और आपने जो बोला मैं नहीं समझ पाया तो मेरे लिए वो भाषा नहीं है। माने आपके लिए भाषा हो सकती है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ और आपने अंग्रेजी में बोला तो आपने अंग्रेजी भाषा तो बोली पर मैं नहीं समझ पाया तो इसलिए मेरे लिए भाषा नहीं है। तो भाषा का मतलब है जो संप्रेषण, हम जो चीज़ अपनी अभिव्यक्ति है वो उस तक पहुँचाएँ, वो भाषा है। अभी आपने बात की कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, और मैं थोड़ा सा भाषा के बारे में बताऊं कि भाषा का आज से 70,000 साल पहले भाषा का उदय हो गया था और आदमी जो है अपनी जो अभिव्यक्ति है वो दूसरे को समझाने लग गया था। और लगभग 65,000 साल तक ये मौखिक चलता रहा। मानी चित्रों के माध्यम से कि भाई यहाँ मकान बना दिया, इसका मतलब मकान का चित्र बनाया तो वो वहाँ पे मकान हो गया, वहाँ पे पेड़ बनाया तो वो पेड़ हो गया। तो एक चित्रलिपि शुरुआत में आई और उसके बाद क्या हुआ कि संकेत आए फिर कि जैसे कि बोला कि मानी आ जाओ, या फिर बोला कि चले जाओ, हाथ से कर दिया चले जाओ, तो फिर संकेत लिपि आई। पर उसके बाद लिखित लिपि आज से लगभग 5 या 6,000 साल पहले संकेत लिपि आई, यह लिपि आई, और ये दुनिया का, ये आदमी का सबसे बड़ा आविष्कार था। अगर लिपि ना होती तो हम अपने ज्ञान को एक जगह नहीं रख सकते थे, और वो ज्ञान हम जो हमारा अनुभव था, हमारे जो ज्ञान था, हमको उसको लिपिबद्ध करने लगे, और वो लिपिबद्ध करते करते वो ज्ञान हम आगे की पीढ़ी को देने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि भाषाओं का विकास हुआ, लिपियाँ, कई लिपियाँ आई, भाषाएँ आई। अब आपने कहा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। ये बोला जाता है, पहले एक थ्योरी थी कि जो सिर्फ बोली जाती है वो बोली है, और जिसका लिखित साहित्य है, अपना शब्दकोश है, व्याकरण है, तो वो भाषा है, ये माना जाता था। परंतु अब 2023 के बाद ये माना गया कि भाई जब खग ही जाने खग की भाषा, ये बोला जाता है ना, तो जब खग की भाषा जो ची 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 करते हैं और उसकी भाषा हो सकती है, तो जो आदमी बोल रहा है उसको बोली क्यों बोले, वो भी भाषा होगी। तो ये माना गया कि अब उसके बाद ये 2023 में यूनेस्को ने भी कहा कि भाषाओं को संरक्षित करने का समय आ गया है, उसको संरक्षित किया जाए। और सभी ये मानने लग गए कि जो भी, चाहे वो बोली सिर्फ बोली जाती है, उसको भी भाषा ही माना जाए। तो अब वो बोली वाला कॉन्सेप्ट
अब समाप्त हो गया है। अब जो भी हम अपनी बात संप्रेषित करते हैं वो भाषा ही है। भाषा ही होती है। सर आपने बहुत बखूबी भाषा वर्सेस बोली का फ़र्क समझा दिया, लेकिन जब हम गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी की बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन बहुत बनी हुई होती है। चलिए 2023 में तो ये परिभाषित हो गया कि आप भाषा ही सबको बोलेंगे, लेकिन उससे पहले का भी अगर आप इतिहास देखें तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा है या बोली है। कई लोगों के बीच बहस हो जाती है कि नहीं नहीं ये तो बोली है, भाषा नहीं है। कई अखबार आप देख लीजिए, कई ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आप उठा लीजिए, कहीं भाषा लिखी हुई है, कहीं बोली लिखी हुई है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा हैं या बोली हैं, इसका क्या जवाब हो सकता है? नहीं, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो भी हम बोलते हैं, मानी अब पहले जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ जो लिखित भाषा है वो भाषा है और जो बोली सिर्फ बोली जाती है वो बोली है, परंतु अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सभी को भाषा बोलते हैं और जो पुराने लोग हैं उनको आदत पड़ी हुई है कि बोली बोली बोले, तो अब बोली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समाप्ति पे है। और मैं बताऊं कि जब ग्रियर्सन ने आज से लगभग 100 साल पहले इसका सर्वेक्षण किया था तो उन्होंने 179 भाषाएं बोली थी और 544 उसकी बोलियां मानी थी। परंतु अब जब अभी सर्वेक्षण हुआ है, भारत का सर्वेक्षण, प्रोफेसर गणेश देवी जी ने इसका भारत का भाषा सर्वेक्षण किया है, तो उसमें 780 भाषाएं हैं, बोली कोई भी नहीं है। ये माना गया है कि जो भी होंगी वो सब भाषाएं होंगी। और उसमें अभी उन्होंने 780 की हैं, और भी अलग अलग भागों में जिसको प्रारूप बोले अलग अलग, जैसे गढ़वाली के हैं तो गढ़वाली के कई प्रारूप हैं, और नागपुरी अलग है, बधानी अलग है, श्रीनगरिया अलग है, सलानी अलग अलग प्रारूप है। तो उसको एक करने की कोशिश भी हो रही है, परंतु अभी जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें 780 भाषाओं का सर्वेक्षण इसमें किया गया है। तो जब हम गढ़वाली, कुमाऊनी की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये उठता है कि जब हम बात करें कि उनकी बोलियां या फिर आप प्रारूप उनको कह लीजिए, आप उनको एक साफ तो हो गया कि बोलियां नहीं है, भाषाएं हैं, जो आप बोल रहे हैं वो भाषा है। गढ़वाली, कुमाऊनी की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी के साथ संकट ये खड़ा होता दिख रहा है, कई बार हम इंडेंजर्ड लैंग्वेज में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहला सर, उन पे जाने से पहले मेरा सवाल ये है कि जब कोई एक भाषा लुप्त होती है तो वो क्या क्या अपने साथ लेकर जाती है? क्या हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत है कि अगर गढ़वाली, कुमाऊनी लुप्त हो गई तो हमारा पता नहीं क्या क्या खो जाएगा? तो भाषा के लुप्त होने से क्या बदल जाएगा? भाषा से संस्कृति खत्म होगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब क्या है, हमारे जो लोक साहित्य है, लोकगीत हैं, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खाना है, वो सब हमारी उससे है ना, वो संस्कृति है हमारी, और वो हमारी भाषा से जुड़ी हुई है, गढ़वाल की गढ़वाल से और कुमाऊनी की कुमाऊनी से। तो अगर हमारी भाषा समाप्त होगी तो संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी, और संस्कृति समाप्त होगी तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। हम फिर गढ़वाली नहीं रहेंगे, कुमाऊनी नहीं रहेंगे, उत्तराखंडी नहीं रहेंगे। तो भाषा का महत्व ये है कि संस्कृति तभी जिंदा रहेगी जब भाषा भी जिंदा रहेगी। सर अभी हम लोग देहरादून में बैठे हुए हैं और मैं देखता हूँ, हमारे आसपास हमें नज़र आता है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके साथ माँ बाप हिंदी में बात कर रहे हैं, गढ़वाली या कुमाऊनी अपने घर में बहुत कम बोली जा रही है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ या फिर अपने पिता या माँ से बात करता हूँ तो थोड़ी बहुत अभी हम वहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपने बच्चे को से बात करता हूँ तो मैं उससे हिंदी में बात करना शुरू कर देता हूँ। ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन बहुत ये आया है ऑटोमेटिकली या फिर हम इस ट्रांजिशन को जानबूझ के कर रहे हैं? क्या इससे फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे? इसमें ऐसा हुआ कि 90 के दशक से और लगभग ये लगाओ कि 2020 तक, ये 20 साल ऐसे थे कि सबको ये लगा कि हमको अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में डालने हैं। तो अंग्रेजी का है, भाई भाषा है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसमें काफ़ी अच्छा साहित्य है, हमारी जो पढ़ाई का है, ज्ञान विज्ञान की शब्दावली वहाँ है, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वहाँ हैं, तो उस तरफ आकर्षण हुआ है और अंग्रेजी की तरफ लोग बढ़े हैं। पर फिर क्या हुआ कि हमारा 2020 के बाद की बात, 20 साल बाद क्या हुआ कि लोगों को अपनी भाषा के प्रति थोड़ा
लगा हुआ। हालांकि थोड़ा लगाव तब से हो गया था जब हमारा राज्य उत्तराखंड बन गया, परंतु 20 के बाद जब दुनिया में भाषाओं पे काम होने लगा तो लोगों को लगा यार हम भी, जब भोजपुरी वाला अपनी भाषा में बात करता है, पंजाबी वाला अपनी भाषा में बात करता है, बंगाली अपनी भाषा में बात करता है, तो हम गढ़वाली कुमाऊनी आपस में क्यों अपनी भाषा में बात नहीं करते हैं। तो ये धारणा बनी है। हालांकि जो इंडेंजर्ड की बात कर रहे हैं आप, तो ये यूनेस्को ये मानता है कि अगर वो भाषा अगली पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं, बोलने वाले बहुत हैं हमारे यहाँ, ये लगाओ कि 23 लाख से ऊपर गढ़वाली बोलते हैं और लगभग 20 लाख कुमाऊनी बोलने वाले हैं, परंतु इंडेंजर्ड इस वजह से रखी गई कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रही है, उसमें बात नहीं कर रही है, उसमें अपना संवाद नहीं कर रही है, तो इस वजह से उसको इंडेंजर डाला गया है। परंतु अब थोड़ा सा अंतर आ रहा है, नए बच्चे भी अब उस ओर थोड़ा जा रहे हैं। उसका कारण है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूँगा। उसका कारण क्या है कि बच्चे ये बोलते हैं कि इस भाषा को सीखने से हमको क्या होगा, संस्कृति अगर जिंदा रहेगी तो नहीं भी रहेगी तो क्या होगा, हाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। बानी उनका बोलना तर्क सही है। तो सरकार ने ये कहा कि इसको बचाने के लिए क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि उत्तराखंड पीसीएस में और अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में इसके प्रश्न आने लगे। हाँ, जैसे कुमाऊनी की शब्दावली आ गई, या उसके मुहावरे आ गए, लोकोक्ति आ गई, या गढ़वाली की लोकोक्तियाँ आ गई। तो उससे क्या हुआ कि नई बच्चों ने जो तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की, उन्होंने कहा यार बिना इसके तो काम नहीं चल सकता, क्यों हमको उससे जोड़ना पड़ेगा ना, कोई चीज़ तो होगी। खाली संस्कृति के लिए नया बच्चा जिंदा रहना नहीं चाहता था, तो उन्होंने कहा यार ये भाषा को सीखना पड़ेगा। और थोड़ा उससे अंतर आया है। और फिर नई शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है, उसमें भी मातृभाषाओं में शिक्षण का वो प्राविधान रखा गया है कि 3 से 8 तक जो है मातृभाषाओं में शिक्षण किया जाए। तो इस ओर भी तब लोग बड़े हैं, कदम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सर यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि थोड़े से इंकरेजमेंट भाषाओं को मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जब हम सरकार की परिधि देखते हैं, सरकार की नीतियाँ देखते हैं, भले ही वो काम कर रही होगी, एक परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है, लेकिन जब राजभाषाओं की बात आती है तो हमारी पहली राजभाषा हिंदी हो जाती है, दूसरी संस्कृत हो जाती है। मैं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं तो वहाँ जब उनको मौका मिला तो उन्होंने विलुप्त होती भाषाओं को अपनी राजभाषा बना दी। क्या उत्तराखंड में इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते थे? क्या संस्कृत जिसके लिए पूरा देश काम कर रहा है, उसके लिए काम करने वाले कई हैं, उसको प्रायोरिटी देने की बजाय क्या हम गढ़वाली कुमाऊनी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे? जो मैंने अभी सर्वे की बात की, उसमें 13 भाषाओं का यहाँ सर्वेक्षण हुआ है, और उसके अलावा जो हमारी 5 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है, उनको मिला के 21 भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती। हाँ, अब 21 भाषाएं जब यहाँ उत्तराखंड में बोली जाती हैं तो उनका ये है कि उस तरफ हमारा अगर गढ़वाली पे फोकस करते हैं तो यहाँ पंजाबी वाला नाराज हो जाएगा। भाई वोट का है, ये तो सारा खेल जो है राजनीति में वोट का होता है कि इससे हमें कितनी वोट मिलेंगी। और हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि पहाड़ खाली हो गए, पलायन हो गया, और पलायन होके यहाँ देहरादून आ गए, कोटद्वार आ गए, हल्द्वानी आ गए, तो हमारा क्या हो गया, पलायन होने से लोग यहाँ आ गए हैं, अब वहाँ वोट कम हो गई। तो वोट कम हो गई तो उनको ये लगता है कि हमारा एक एमपी गढ़वाल का है, एक टेहरी का है, और उसका आधा टेहरी वाले का तो ज़्यादा वोट देहरादून में है। हाँ, गढ़वाल वाला एक है कि जिसकी वोट ज़्यादा, हाँ गढ़वाली, और एक एमपी के लिए वो नहीं चाहेंगे हरिद्वार है या टेहरी है, वो उनकी वोट तो यहाँ है, तो वोट के लिए वो ये नहीं कर सकते हैं कि तुम गढ़वाली और कुमाऊनी करें। तो वो बीच का रास्ता निकाल के सभी को बोलते हैं कि, बल्कि आपने देखा होगा कि वो बंगाली की भी बात करते हैं कि बंगाली का पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि कुमाऊं का जो तराई भाग है वहाँ बंगाली बहुत लोग हैं। नेपाली वाले अपने बोलते हैं क्योंकि उनके भी बहुत हैं, तो वो बोलते हैं नेपाली होनी चाहिए। तो वोट की राजनीति की वजह से हमारी जो गढ़वाली कुमाऊनी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए उनकी समाप्त खत्म हो जाती है। जी नहीं, आपने एकदम बहुत सही कहा सर कि कहीं ना कहीं ये जो वोट वाला जो काम हो जाता है उसमें हमारी भाषाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो सर अब थोड़ा इतिहास पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाली की। गढ़वाली भाषा हम जो बोलते हैं, चाहे टेहरियाली हो या श्रीनगरिया हो, ये गढ़वाली भाषा का जो उदय हुआ है
या फिर जो जब हम इसके पहले सबूत हमें कब के मिलते हैं, कहाँ हमको नजर आती है? गढ़वाली का जो पहला सबूत है लिखित साहित्य माना, इतिहास लिखित पे वो करता है, विश्वास करता है। तो पहला 1455 ईस्वी में देवप्रयाग में राजा जगतपाल का है। तो 1455 में जो शिलालेख महाराज जगतपाल का मिलता है, जो यहाँ के राजा थे, तो उनका 1455 में मिलता है। उसके बाद उस समय जो है उस जो ताम्रपत्र है, हमारे राजाज्ञा हैं, वो भी गढ़वाली में मिलती है, पर उसके बाद की मिलती है, पहला वही है। और बात करें कि गढ़वाली और हिंदी की, तो हिंदी तो बहुत बाद में आई है, हमारी गढ़वाली तो उससे पहले बोली जाती थी। तो हम मानी किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, परंतु जो हमारी गढ़वाली इतनी पुरानी होने के बावजूद, इतनी समृद्ध होने के बावजूद थोड़ा सा उपेक्षित है। और नई जो आज जो लिखने वाले हैं, जो जागरूक लोग हैं, इस ओर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो गढ़वाली की हम बात करें, कुमाऊनी की अगर हम बात करें, कुमाऊनी की भी अगर आप थोड़ी जानकारी दे सकें। गढ़वाली का तो आपने बता दिया, कुमाऊनी कहते हैं कि थोड़ी बाद में जो है वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आई है, या फिर उसका इतिहास कितना पुराना है? नहीं, तो जो कत्यूरी राजा थे, कत्यूरी राजा पहले यहाँ रहे, जोशीमठ में माना जाता है, इतिहास में ये है कि पहले यहाँ रहे, उसके बाद कत्यूर, हाँ, कत्यूरी घाटी में गए वो। तो उस समय जो है वो जो संस्कृतनिष्ठ उनके जो ताम्रपत्र हैं वो मिलते हैं। उस समय शुद्ध गढ़वाली नहीं थी। इसका मतलब हमारे जो कत्यूरियों का काल है लगभग 500 ईस्वी से और यहाँ 1000 ईस्वी तक जो माने, अलग अलग विद्वान, अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं उनको, पर लगभग उस समय जो है वो गढ़वाली में नहीं है। गढ़वाली में हमारे पंवार वंश से, और वहाँ कुमाऊनी जो है चंद वंश से आए हैं। तो पंवार वंश और चंद वंश की भी कई राजा गए हैं जो कि कुमाऊनी में हैं। तो हमारी राजभाषा रही है दोनों, परंतु बीच में क्या हुआ कि अंग्रेजों का शासन आ गया, इधर राजा ही थे, और राजा के उसके बाद भी गढ़वाली में राजाज्ञाएँ आती रही। परंतु जब हमारा कुमाऊँ और या गढ़वाल का भाग जो टेहरी छोड़ के, टेहरी उत्तरकाशी छोड़ के, उसमें अंग्रेजों का शासन आ गया, तो हम गढ़वाली से बिल्कुल विमुख हो गए। और तब उससे क्या हो गया कि हमारी गढ़वाली की जो बोलने की वो थी, वो अलग अलग टोन बदल गई, और उससे हमारा थोड़ा सा ह्रास डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। आपने सर जो आपने बोला कि बोलने की जो फ़र्क आ गई, अभी मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे पड़ोसी जो चमोली की हैं, और जब मैं उनसे गढ़वाली में लगाता हूँ, वो बोलते हैं नहीं आप हिंदी लगाओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। बल्कि हम दोनों ही गढ़वाली बोल रहे हैं, पर क्योंकि वो चमोली की हैं तो उनकी थोड़ी भाषा, बोलने का तरीका, लहजा अलग हो जाता है। मैं टिहरी का हूँ तो मेरा लहजा थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है सर मानकीकरण की, कि हमारी गढ़वाली की 8 बोलियाँ हैं या प्रारूप हैं, उनमें किसको हम बेहतर समझें, और कैसे जो है ये कम्युनिकेशन का एक साधन बन सकता है, क्या उसके लिए किया जा सकता है? जो हमारे साहित्यकार थे, भाषाविद थे पहले गढ़वाली और कुमाऊनी के, तो उनका मानना था कि एक मानक स्वरूप आना चाहिए, और ये किसी भी भाषा को एक समृद्ध बनाने के लिए एक मानक स्वरूप सामने आना चाहिए। और विद्वानों ने भी कहा था कि एक श्रीनगरिया जो गढ़वाली में है, श्रीनगरिया, और कुमाऊनी में जो खस पड़जिया है अल्मोड़ा की, वो भाषाएं मानक मानी जाएंगी। और किसी भी भाषा को मानक मानने के लिए एक प्रारूप को हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ करना है। अब लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि लोग बोलते हैं कि अगर श्रीनगरिया होगी तो हमारी टिहरी छोड़ जाएगी, या बदाणी छोड़ जाएगी, या दूसरे जगह की जो भाषाएं हैं वो छोड़ जाएंगी। ऐसा नहीं है। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या हुआ कि खड़ी बोली मानक मानी गई, और खड़ी बोली जब मानक मानी गई तो इसका मतलब नहीं कि वो खड़ी बोली एज इट इज उठा ली गई, ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ, खड़ी बोली आज भी जिंदा है। भाई खड़ी बोली में कहाँ जा रहे हो, कहाँ को जा रही हो, तो कहाँ, वहाँ वो तो नहीं ग्रहण किया ना, आज कहाँ जा रहे हैं, ये शब्द आया, तो वहाँ क्या था, कहाँ को जा रही हैं। तो वो खड़ी बोली आज जिंदा है, परंतु एक नई भाषा बनी उसको एक केंद्र में रख के। तो वैसे ही हमारा बोलना है कि श्रीनगरिया एक केंद्र में रख के एक गढ़वाली भाषा बनेगी, और जो हमारे श्रीनगरिया का मूल प्रारूप है वो भी जिंदा रहेगा, बदाणी वाला भी जिंदा रहेगा, इधर टेहरियाली वाला जिंदा रहेगा, श्रीनगरिया जिंदा, ये सलानी जिंदा रहेगा, जितने प्रारूप हमारे गढ़वाली के वो जिंदा रहेंगे। परंतु एक संपर्क भाषा जो है वो गढ़वाली होगी, और उसको मानक रूप मानना जरूरी है।
और जैसे अब मानक क्या है, सिर्फ लिखित मानक नहीं होता, लिखित मौखिक भी मानक होता है। अब जैसे हमारे आजकल फिल्म्स बन रही हैं गढ़वाली में, ये लगाओ कि बलराज नेगी हैं, बलराज नेगी हैं नारायण बगड़ के, चमोली के, परंतु जब फिल्म में अभिनय करते हैं, जब डायलॉग बोलते हैं, तो वो किस में बोलते हैं, श्रीनगरिया गढ़वाली में बोलते हैं। अगर वो वहाँ के बोलते हैं तो औरों के समझ में नहीं आता ना। तो संपर्क के लिए जो फिल्मों में है, जो हम उसमें बोलते हैं, समाचारों में जो गढ़वाली समाचार पढ़े जाते हैं उसमें है, जो हम आपस में बात करें, धीरे धीरे हमको एक मानक रूप तैयार करना पड़ेगा जो गढ़वाली का है, और उस पर काम हो रहा है। हमने लगभग सभी लोगों ने मिलकर 4 कार्यशालाएं तैयार कर दी हैं, कई शब्दों का एक मानक स्वरूप तय कर दिया है। शब्दों का मतलब उच्चारण का मानक। अब कहीं बोलते हैं से के लिए, कहीं बोलते हैं बटे, कहीं बटी और कहीं बिटी, तो एक शब्द देना पड़ेगा ना। हमारा मतलब ये नहीं है कि वो उसके अलावा और शब्द चले जाएंगे, उस उच्चारण का एक मानक तय करना पड़ेगा। जैसे घर, घार, घैर, घार, तो अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, तो हमको एक वो करना पड़ेगा ना, घार बोलें या घैर बोलें या घौर बोलें, तो एक शब्द को एक उच्चारण मान के उसका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, उस लिखित स्वरूप में लेना पड़ेगा उसके। आपने कहा सर कि इस पे काम हो भी रहा है। पहले तो सर मानकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं, एक भाषा का मानकीकरण कब पूरा समझा जाता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिन बॉक्स को हम फिलअप करें तो तब हम बोलते हैं कि हाँ जी ये भाषा का मानक तैयार हो चुका है, अब इसे हम लिपिबद्ध कर सकते हैं। मानक अभी हिंदी का भी चल रहा है। ये लगाओ कि कई मान 100 साल से ऊपर हो गए हैं, परंतु अभी चल ही रहा है उनका काम, अनवरत होता है। भाषा का मानक क्या, उस पर काम अनवरत चलता रहता है, उस सैकड़ों साल तक चलता रहेगा। परंतु बात गढ़वाली कुमाऊनी की है, तो एक कमेटी बनेगी, उसमें वो देखेंगे, जो जो वो पीढ़ी चले जाएगी, दूसरी पीढ़ी उसमें अपना सुधार करती जाएगी। परंतु इस पर ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, और वो कई पीढ़ियां इस पर लगती हैं भाषा को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये लंबा प्रोसेस है। आप लगातार उन भाषाओं पे काम कर रहे हैं, आप लोग कार्यशालाएं कर रहे हैं, और उसमें आप काफ़ी चीज़ें, शब्द जोड़ते हैं, उच्चारण की मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, वो आपने उसमें जोड़ा हुआ है कि कौन से शब्द को किस तरह से बोला जाएगा। सर लेकिन ये कार्यशालाएँ तो हो रही हैं, लेकिन सरकार तक, या सरकार, क्योंकि नीति निर्माता जब तक इन चीज़ पर काम नहीं करेंगे तब तक वो मानकीकरण वाली व्यवस्था पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जब तक नहीं आएगा, आपके सरकारी कामकाज में जब तक नहीं आएगा, जब तक सरकार नहीं बोलेगी कि हम इसमें फलाना फलाना चीज़ कर सकते हैं। तो जो कार्यशालाएं हो रही हैं, क्या वो सरकार तक पहुंच रही हैं, और सरकार की तरफ से मानकीकरण को लेकर के क्या काम किए जा रहे हैं फिलहाल? सरकार ने पहली जो कार्यशाला की थी वो उत्तराखंड भाषा संस्थान ने की थी, और उसके बाद भी जैसे कुछ अलग हिसाब से हुई हैं, दाद संस्था ने की हैं, उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय ने की हैं। तो ये संस्थाएं कर रही हैं इस काम को, क्यों खर्चा लगता है आने जाने लोगों को, रहने खाने पीने के लिए, तो संस्थाएं करती हैं। तो सरकार एक प्रकार से वो सरकारी है, यूनिवर्सिटी है तो बड़ा काम है, यूनिवर्सिटी कर रही है, तो यूनिवर्सिटी इसमें काम करती हैं। परंतु एक डॉक्यूमेंटेशन उनकी तरफ से आना चाहिए, और उस पर काम हो रहा है कि चाहे वो भाषा संस्थान निकाले या गढ़वाल यूनिवर्सिटी निकाले या दून विश्वविद्यालय निकाले, तो उस डॉक्यूमेंट को फाइनल करने के लिए इनसे बात चल रही है। जब वो फाइनल हो जाएगा तो उनकी तरफ से निकलेगा वो, तो ये माना जाएगा, ये मोहर लग जाएगी कि जैसे अब सबसे मुश्किल काम कब आया कि जब हमारे पाठ्यक्रम बन रहे थे, उन्होंने अलग अलग भाषाओं के बनाए, तो उसमें मानक क्या लिखे, तो उस मानक को, उस पाठ्यक्रम को बनाने के लिए एक मानक स्वरूप बहुत जरूरी है ना वाले। अगर हम उसका उच्चारण ऊपर की लाइन में कहीं एक लिखें, फिर दूसरा, जैसे बिटी की बात की मैंने, कहीं ऊपर हमने बिटी लिख दिया, कहीं बटे लिख दिया, और चौथी लाइन पे हम बटी लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अलग अलग हो गए ना, तो पढ़ने वाला बोलेगा क्या लिखा हुआ है भाई। तो तुमको कम से कम एक लेखक को, एक जो साहित्यकार है उसको, एक शब्द को कम से कम एक जैसा तो लिखे। वो क्या कर रहे हैं, कई साहित्यकार देखे मैंने, एक लाइन में एक शब्द को अलग ढंग से लिखते हैं, दूसरी लाइन में उसी शब्द को अलग ढंग से लिख रहे हैं। तो एक साहित्यकार भी अभी एक जगह एक ढंग से निकला। अभी हम समझो बिल्कुल बहुत प्राइमरी उसमें है, परंतु बढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी एकदम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, पर जब हम बढ़ेंगे, ये ऐसी परिचर्चाएँ, कार्यशालाएँ होंगी और एक दूसरे से मंथन होगा, बातचीत होगी, तभी हम उनका जो मानक स्वरूप है तभी तैयार मानी शुरुआत कर पाएंगे। अभी शुरुआत है, ये
तैयार तो बहुत लंबा प्रोसीजर टाइम है। लगेगा उस हाँ चीज़ जी। को। बट सर क्योंकि ये जो आपने सवाल उठाया साहित्यकारों की जो बात होती है, होता क्या है कि आपको लिखना आता है लेकिन आप गढ़वाली में लिखना चाहते हैं या कुमाऊनी में लिखना चाहते हैं, आप उस बोली में लिखते हो जो आपको आती है। जैसे मैं टिरियाली हूँ तो मैं टिरी की भाषा में ही ज़्यादा बात करता हूँ, और कभी लिखना भी पड़े तो मेरे दिमाग में वही शब्द आते हैं। तो श्रीनगरिया जो हम मानकीकरण की बात कर रहे हैं, क्या ये साहित्यकारों तक पहुंच रही है? क्योंकि साहित्यकारों को पता होना चाहिए कि हमें इस भाषा में लिखना है। अब होता क्या है कि एक कोई मैगज़ीन में देख रहा था, उसमें एक आर्टिकल में जो है मी जाणू छो, एक में मुझे दिख रहा है कि मिन जान से मिन मिन और मी वाला जो हमारे यहाँ आता है, ट्वेन तिन वाला जो फ़र्क आता है, वो फ़र्क मुझे एक ही मैगज़ीन में नज़र आता है। तो क्या ये साहित्यकार कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर हम श्रीनगरिया को मानकीकरण की बात कर रहे हैं, उसको मानक बनाने की बात कर रहे हैं, तो साहित्यकार किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं, और क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि बोला जाए कि भैया आपको इस बोली में लिखना है या इस प्रारूप में लिखना है? पहली कार्यशाला जून 2019 में हमने की थी, और बहुत सुखद परिणाम उसके आए। आप देखें 2019 में जो हमारी धात छपती है एक पत्रिका, वो पूरी गढ़वाली है, तो उसके जो आर्टिकल हैं उनमें और आज के जो आर्टिकल हैं उनमें बहुत अंतर है। और उसमें बहुत कोशिश भी नहीं करते हैं संपादक कि उसको एक रूप लाएं। वो लेखक अब इतने वो हो गए हैं कि वो वो समझ गए हैं कि अगर हमको अपनी बात दूसरे गढ़वाली भाई को पहुंचानी है तो हमको एक मानक स्वरूप में लिखनी होगी। तो वो काम हो रहा है। बहुत इन 5-6 सालों में अंतर आया है इसको। अब मैं स्वयं देखता हूं कि वो पत्रिकाओं में मूल रूप से देखा जाता है। हमारे पास कई कविताओं के संग्रह आते हैं देखने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, या कहानी संग्रह आते हैं, तो उनमें भी देखता हूँ कि अब काफ़ी अंतर आ गया है। जो पहले लिखे जा रहे थे और अब में अंतर आ रहा है। सर, अब मानकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये एक चलने वाली प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। लेकिन कभी तो वो वक्त आएगा, कितना टाइम उसमें लगेगा कि जब हम किसी भी भाषा, वो श्रीनगरिया हो, जो भी परिष्कृत निकल के मानकीकरण आए, वो कब सरकार की तरफ से एक स्वीकार्य ऑफिशियल होने में कितना टाइम लग सकता है कि हाँ भाई अब हमको गढ़वाली लिखनी है और इस तरीके से लिखनी है? एक प्रारूप तो उसका दिया जा सकता है, क्योंकि मानकीकरण वाली संशोधन तो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम एक मोटा मोटी प्रारूप उसको आने में कितना टाइम लग जाएगा? हाँ, माने आपका बोलने का मतलब ये है कि मानक शब्दकोश आना है। हाँ, मानक शब्दकोश जब हम शब्द इकट्ठे कर दिए, माना हमने फाइनल कर दिए कि ये शब्द ये है, तो अब मानक, वो जैसे हमने 1000 के लगभग शब्दों को एक मानक बना दिया है, तो धीरे धीरे अगर हम 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, अगर जिस दिन हमारे 10,000 हो जाएंगे तो हम एक मानक शब्दकोश बन जाएगा, तो अपने आप ही मानक स्वरूप आ जाएगा उसका। जैसे हिंदी का है कि हिंदी मानक शब्दकोश, तो वैसे एक दिन गढ़वाली मानक शब्दकोश आ जाएगा, कुमाऊनी मानक शब्दकोश आ जाएगा। परंतु अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं कि हम मानक की बात करें। परंतु ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत अच्छा भाषा विज्ञानी है तो ये जरूरी नहीं है वो सबसे संपर्क करके एक फाइनल बनाए। वो अपने आप भी, अगर वो बहुत अच्छा भाषा विज्ञानी है तो वो मानक शब्दकोश निकाल सकता है। और हमारे यहाँ जैसे एक हैं, वो एक इस पे काम कर सकते हैं, डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी, टेरी के हैं वो भी, और कहीं किस में है, वो अलग अलग देशों में रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं और भाषा विज्ञानी हैं, बहुत अच्छे भाषा विज्ञानी हैं। तो हम उनसे भी, उनसे बात होती ही रहती है। मैंने कहा भाई आपको इस पर काम करना है, वो तैयार भी हैं कि मैं करूँगा अगर वो इस पर आगे और काम करें, क्योंकि वो भाषा विज्ञानियों का काम है ना। शब्द संग्रह और उनका अर्थ लिखना हम तो कर सकते हैं, परंतु उसका भाषा जो विश्लेषण है, उसकी व्युत्पत्ति है, तो भाषा विज्ञानी करता है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम भाषा विज्ञानी नहीं हैं, तो उसके लिए बड़े लोगों की आवश्यकता है। तो सर, जब हम मानकीकरण की बात कर रहे हैं कि हम इसको एक समृद्ध रूप देंगे, एक रूपता देंगे, ठीक है, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई आपकी लिपि ही नहीं है तो आप लिखोगे किस में? आप कैसे उस चीज़ को किताब में उसको उतारेंगे? क्या रास्ता आप अपनाएंगे? ये बात आपने सही बताई कि किसी भी भाषा के लिए एक लिपि होनी जरूरी है। अब ये कहीं नहीं है कि किसी भाषा के लिए अलग से लिपि होनी जरूरी है। दो चीज़ें हैं, लिपि होनी जरूरी है, परंतु अलग से लिपि होनी है ये जरूरी नहीं है। लिपि अलग भी हो सकती है, परंतु एक ही लिपि में कई भाषाएं होती हैं। तो जैसे बताया कि लगभग दुनिया में 6,500 भाषाएं हैं, परंतु लिपियां बहुत कम हैं। लिपियां 1000 होंगी, तो जो भाषाएं हैं वो लिपि से नहीं हो। लिपि किसी भी लिपि में हो सकती है। हमारी गारो खासी देखो, वो रोमन लिपि में है,
ये देवनागरी लिपि में जिसमें हम गढ़वाली लिखते हैं, हिंदी होती है, उसमें कई हमारी जो आठवीं सूची की 4-5 भाषाएं हैं जो कि देवनागरी में हैं। तो लिपि होनी जरूरी है, परंतु कोई अलग से लिपि होनी है वो जरूरी नहीं है। जैसे गढ़वाली के लिए और कुमाऊनी के लिए देवनागरी लिपि है और हिंदी में भी वही है, और हिंदी की भी अपनी लिपि नहीं है, उसकी भी देवनागरी लिपि है, उसकी अपनी लिपि नहीं है। अब अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है, परंतु अंग्रेजी की भी अपनी लिपि नहीं है, वो भी रोमन में है। तो जिनके मन में ये रहता है कि भाई लिपि किसी भाषा को बनने के लिए अपनी लिपि होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। और वो एक ही भाषा में जो है, एक ही लिपि में कई भाषाएं होती हैं, और हमारी गढ़वाली कुमाऊनी देवनागरी लिपि में होगी। सर कि जब लिपि की आपने बात की है, कहा जाता है, ऐसा हमने कई इंटरनेट पे कई जगहों पे पढ़ा है कि हमारी लिपियां थीं पहले। जौनसारी की जैसे मैंने कहा आपको सिरमौली लिपि उन्होंने कहा ग्रियर्सन ने, फिर गढ़वाली की भी कई ऐसे फोटोज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। मैं बी रोल में लगा भी दूंगा कि ये गढ़वाली की लिपि अलग थी, और वो बड़े अजीब से शब्द दिखते हैं क्योंकि हमने उनको कभी देखा नहीं है। तो ये कहते हैं कि वो लिपि पहले से ऑलरेडी थी, क्या ऐसा है? क्या हमारे पास लिपि थी? वो देवनागरी के ही थे। अब पहले देखे होंगे जो पुराने हमारे स्क्रिप्ट हैं, जो हमारे गाँव में जो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, उनमें अ अलग होता है, झ पे जो है मौ पे एक वो की मात्रा होती है, झ होता है, तो वो है, वो लिपि नहीं है। वो उसको अब समृद्ध कर दिया है, लिपियों को थोड़ा चेंज कर दिया है। उनके जो हमारे चिन्ह हैं उनको जो है धीरे धीरे परिष्कृत कर दिया। वो नहीं है कि कोई गढ़वाली की अलग से कोई लिपि अलग से नहीं थी। नहीं है। सर मानकीकरण को लेकर एक सवाल और भी है कि जब जैसे कि लोगों के बीच होता है, हर किसी को अपनी भाषा को लेकर के, अपने प्रारूप को लेकर के अभिमान होता है। टिहरी वालों को टिहरियाली पे होगा, श्रीनगर वालों को श्रीनगरिया पे होगा, और वो नहीं होता गाँव के झगड़े के, अरे तेरा मैं नहीं लूँगा, मैं तेरा नहीं करूँगा। तो श्रीनगरिया अगर हम उसको मानक बनाते हैं तो एक संभावना ये बनती है कि वहाँ पर एक डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है कि भाई हम श्रीनगरिया को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टिहरियाली वाली जैसे आपने कहा कि वो मरेंगी नहीं, लेकिन इसकी संभावना बनती है। तो आपको क्या लगता है कि उस समय जो सरकारें होंगी या उस समय जो भी प्रशासन होगा वो इसके लिए रेडी हो जाएगा, या फिर हम जो मानक बनाएंगे उसमें हम बोलियों को भी शामिल करेंगे, या उसका कोई तरीका होगा? उसमें ये है कि थोड़ा यही लोगों को लगता है ना। अब जैसे सांप है ना एक, तो सांप के लिए कहीं बोलते हैं गुरो, हमारे यहाँ गुरो नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ सरपू, कहीं भुईकोरू बोलते हैं, कोई गग्गू बोलते हैं, कोई कीड़ो बोलते हैं। हाँ, तो अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। तो ये सभी उसके क्या है, पर्यायवाची हैं। ये नहीं है कि टिहरी का जो शब्द है वो मर जाएगा, वो उसका पर्यायवाची होगा। हिंदी में भी पर्यायवाची होती हैं, जितनी ज़्यादा पर्यायवाची होंगी उतनी भाषा हमारी समृद्ध होगी। हमारा बोलने उसका मतलब ये है कि हम जो मानक की बात कर रहे हैं, उच्चारण की मानक की बात कर रहे हैं। जैसे डर के लिए है कि डौर बोलेंगे, डार बोलेंगे कि डर बोलेंगे, इनमें से एक को लेना पड़ेगा, ना कि हम ये बोलेंगे भुईकोरू है, कीड़ू है। ये सब हाँ, सिर्फ हम जो उच्चारण अलग अलग करते हैं एक शब्द का, उसको एक मानक में लाने की बात करते हैं। और ये नहीं बोलते हैं कि मानक गुरोई होगा और भुईकोरू नहीं होगा, यही नहीं होगा। तो सभी जितने भी हमारे क्षेत्र में, हमारी भाषा और समृद्ध होगी, वहाँ की भाषाओं का अगर शब्दावली का संकलन होगा तो और समृद्ध होगी। एकदम सही कहा सर आपने। और मानकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक सही तरीका हो सकता है और उसी से हमारी भाषाएं बच सकती हैं। इवन मैं मुंबई में रहा हूँ तो वहाँ मराठी की आपकी मानकीकरण भाषा है, आपके स्कूलों में पढ़ाई जाती है, सब जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी भी कई खानदेशी है, प्रारूप अलग अलग हैं ही उसके। तो सर अब हम शब्दों की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा गढ़वाली कुमाऊनी को लेकर के। कहते हैं कि हिंदी से भी ज़्यादा समृद्ध हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा है। सर एक दो एग्जाम्पल आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो कैसे है? ये कोई भी हमारी लोक भाषाएं हैं वो समृद्ध होती हैं अन्य भाषाओं से। लोक भाषाएं, अब मैं बताऊं कि हमारे यहाँ हल है, अब उसमें क्या है, हिंदी में एक हल हो गया। अब हल पे जो पीछे वो हत्था लगाने वाला होता है तो वो हल का मूठ बोलते हैं उसको, परंतु कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ है अणो, है तो एक शब्द है ना। तो हिंदी को भी हमारे पास हमको देने के लिए बहुत है कि हम हिंदी को दे सकते हैं। हिंदी को ये ग्रहण करने चाहिए शब्दावली। उसके पास फालू,
फाला तो चलो हिंदी में भी है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, जो बीच में वो लगाते छीलू, हाँ वो कर, अनेक है हमारे यहाँ। कई शब्द ऐसे हैं कि जो हिंदी में नहीं है। तो कहानी में अगर, इसीलिए तो कहानी समृद्ध मानी जाती है। कोई भी लोग, हम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ गढ़वाली, भोजपुरी है हमारी, तमिल है, या वहाँ की कन्नड़ है, सभी लोग भाषाएं, जो भाषाएं हैं वो अपने हिसाब से समृद्ध होती हैं, इसीलिए भाषाओं की बात हो रही है। अब हिंदी देखो, मैं हिंदी और गढ़वाली कुमाऊनी की बात करता हूँ, तो हिंदी क्या कर रहा है कि हिंदी इन शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा है। अब हमारे पास देखो, सूंघने के लिए घ्राणानुभूति के लगभग 30-35 शब्द हैं सूंघने के लिए। क्या है, जैसे चिलखान, कुमरान, घियाण, जैसे गुवाण, जो अनाज के लिए खुमसाण, ये हिंदी में कहीं नहीं है। ये वैसे उसके लिए है क्या, ध्वन्यार्थक शब्द ध्वनि के लिए, तो हमारे चचड़ाट, फफड़ाट, ककड़ाट, धधड़ाट, बबड़ाट, वो अलग अलग शब्द है। मानी धधड़ाट हो गया मानी कई चीज चल रहे हैं, भबड़ाट माने भड़बड़, थचाक, थचाक माने कोई मांसल चीज नहीं। तो ये सूक्ष्म जो अर्थभेद है हमारे गढ़वाली में है, कुमाऊनी में है, ये चीज़ें इस चीज़ के लिए समृद्ध हैं। परंतु एक चीज़ और बताऊं कि हमने 2 काम किए थे। एक तो पहले ही गढ़वाली से और हिंदी शब्दकोश बनाया, तो उसमें देखा हमने कि बहुत शब्द थे कि भाई जो हिंदी में नहीं थे। परंतु जब हमने हिंदी से गढ़वाली शब्दकोश बनाया तो हमें ये भी लगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं। हमारे पास ज्ञान विज्ञान की शब्दावली नहीं है। हमारे पास कई शब्द है कि जिनका गढ़वाली में शब्दावली नहीं है। हमने उसको अंग्रेजी से लिया, फारसी से लिया, हमने हिंदी से ले लिया, संस्कृत से ले लिया, परंतु अपने मूल हमारे शब्द कम थे। तो कुछ चीज़ों में हम समृद्ध हैं, परंतु हम ये बोलें कि हिंदी से भी समृद्ध हैं या संस्कृत से भी समृद्ध हैं, ये बात नहीं है। कुछ शब्द हमको अन्य भाषाओं के लिए देने के लिए हैं और ज़्यादा हमको ग्रहण करने के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सर यही मेरे ख्याल से होता है कि भाषा का नेचर यही होता है कि आपको ओपन रहना पड़ता है कि भाई आप ग्रहण भी करो और आप दो भी, तो तभी आपकी भाषा समृद्ध भी होगी। तो सर अब इसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे यहाँ हमेशा मांग उठाई जाती है कि भाई गढ़वाली कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पहला सवाल तो मेरा यही है सर कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या बदल जाएगा? क्यों हम इतनी दिन रात लगे रहते हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करो? 8वीं अनुसूची से तो हमारे जो राजाज्ञाएँ हैं, हमारे जो शपथ ग्रहण होते हैं या वो चीज़ें, हमारा सिलेबस है, वो सब होता है। ये नहीं है कि उससे कुछ होगा नहीं है, परंतु हमको अभी बातचीत करने में जो हमारी लोक भाषाएं हैं उनमें आपस में गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 8वीं अनुसूची तो होगी तो वो तो है, अच्छा है कि हमारी अगर 8वीं अनुसूची की भाषा होती है तो भाषा एक बड़े मजबूती मिलेगी और शासन भी उस पर काम करेगा। परंतु जब तक 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, शासन भी किनारे रहता है और ये पूरा पॉलिटिकल मामला होता है। उसमें ये नहीं है कि हमारे 23 लाख बोलने वाले हैं तो 8वीं अनुसूची में, हमने देखे हैं अभी 1 लाख बोलने वाले कई हैं जो उनकी 8वीं अनुसूची में है। हमसे कोंकणी देखो, कोंकणी बहुत कम लोग बोलने वाले हैं, कोंकणी 8वीं अनुसूची में है। तो ये कुल पहले भी बताया मैंने कि वोट के लिए होता है कि कितने वोट इस भाषा से मिलेंगे, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। पर सर क्या 8वीं अनुसूची की जब अगर शामिल होती है और उसको हम यूज़ करने वाले होते हैं 8वीं अनुसूची के बाद, तो क्या मानकीकरण का सवाल वहाँ पे नहीं उठता? क्या मानकीकरण के बिना आप शामिल हो सकते हैं? 8वीं अनुसूची में होगी तो मानकीकृत हो जाएगी ना गवर्नमेंट, वो तो हाँ सब कुछ उसमें होगा। हालांकि बहुत काम हो रहे हैं जो कि बिना 8वीं अनुसूची के भी हो रहे हैं। हमारे ये लगाइए समाचार, गढ़वाली समाचार गढ़वाली कुमाऊनी में आ रहे हैं। हमारे फिल्में जो हैं इतनी गढ़वाली कुमाऊनी में बन रही हैं। हमारे जो वो है, इतना साहित्य लिखा गया है वो उसमें है। तो सब चीज़ों में हो रहा है, वो बिना 8वीं अनुसूची के हो रहा है, तो ये हमारे लिए ज़रा सुखद बात है। अच्छी बात है। सर अब थोड़ा जौनसारी की भी बात करते हैं सर। जब मैं ग्रेजुएशन की सर्वेक्षण पढ़ रहा था तो उन्होंने जौनसारी को जो है पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं में रखा है और उसकी सिरमौरी लिपि बताई है। तो वो कभी उसको बोली बोलते हैं
और भाषा में वो उस चीज़ को शामिल नहीं करते। जैसे उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी को सीधा लिखा है कि ये भाषाएं हैं और इनकी 8 बोलियां हैं, इसकी 7 बोलियां हैं। पर जौनसारी के साथ उन्होंने ये बोला है कि इसकी सिरमौरी लिपि है और ये भाषा के तौर पर मैं इसको नहीं देखता हूँ। ग्रेसन का ने ये लिखा हुआ है। तो सर पहली बात तो ये है कि सिरमौरी लिपि क्या है, और जौनसारी को अधिकतर लोग गढ़वाली का ही पार्ट मानते हैं कि गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है। तो क्या ये गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है या फिर ये अपने आप में एक समृद्ध भाषा थी? जौनसार जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, पहले उसका अधिकांश भाग हिमाचल से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ हिमाचल की जो पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी, वो भाषा का एक प्रारूप है वो जौनसारी। तो इसीलिए ग्रेडसन ने लिखा हुआ है कि वो पश्चिमी पहाड़ी का एक प्रारूप है जौनसारी। तो अब वो यहाँ आ गया है तो उस प्रारूप को थोड़ा उसमें भी काम हो रहा है। जौनसारी में अभी देखो अन्य भाषाओं के उसमें एक सम्मान मिला है उत्तराखंड भाषा संस्थान से। जौनसारी में भी लिखा जा रहा है, हालांकि बहुत कम है। इस पर इन्होंने उमाशंकर सतीश जी ने इसके फोनेटिक्स पे काम किया था जौनसारी भाषा के। और सबसे पहला मुझे लगता है कि जो वहाँ की शब्दावली पे है उमाशंकर सतीश जी का काम किया हुआ है। और उसके उनके भी अब शब्दकोश बन गए, जैसे बंगाणी का एक पतला सा शब्दकोश बनाया है राव जी ने। और रवाल्टी के लिए महावीर रवाल्टा जी काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सुनीता चौहान जी हैं, इंदर सिंह नेगी जी हैं, कई लोग, और दिल्ली में भी कई लोग हैं कि जौनसार के जो इस भाषा पे अब थोड़ा काम होने लगा है। तो ये चीज़ है सर। लेकिन सर जौनसार, जब हम गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को देखते हैं तो अगर हम 1 to 10 करेंगे कि कौन से ज़्यादा प्रचलित है तो उसमें जौनसारी सबसे नीचे आती है। और जौनसारी को लेकर के ये भी है कि उसके शब्द बड़े कठिन हैं, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो। तो क्या उसके मानकीकरण को लेकर के हम कोई प्रयास कर रहे हैं या हो रहा है? अभी मानकीकरण तो यहाँ हो सकता है ना, यहाँ साहित्य काफ़ी लिखा गया है तो गढ़वाली कुमाऊनी का होगा। जौनसारी तो अभी साहित्य ही कहाँ लिखा गया, उसमें बहुत कम लिखा गया। हाँ, मानी गिनती के होंगे 30-40 किताबें होंगे मुझे, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है इससे भी कम है। हाँ, तो यहाँ हजारों किताबें हैं, हजारों साहित्य है, गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, नाटक है, सभी विधाओं में, गढ़वाली कुमाऊनी में सभी विधाओं में लिखा गया और हजारों पुस्तकें प्रकाशित हैं। और लगभग 700-800 लोग गढ़वाली लिखने वाले हैं। तो ये मतलब इस तरफ काम हुआ है। हाँ। और उस काम के आधार पर उसको मानक आप तैयार कर सकते हैं। जौनसारी जो भाषा का वो आया, उसकी रतन सिंह जौनसारी जी थे, वो अपना नाम पे लिखते थे रतन सिंह जौनसारी। तो जौनसारी भाषा का कॉन्सेप्ट तो उन्हीं की देन है एक प्रकार से। पहले तो ये था गढ़वाली कुमाऊनी, और उसके बाद लोग आगे उनको भी लगा कि हम स्वाभिमानी हैं। और मैंने कहा कि वोट की बात है तो वो फिर उन्होंने भी कहा कि जौनसारी भाषा दिल्ली में भी बनी, तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी बनी है। तो इस ढंग से काम हो रहा है। सर जब भाषाओं की बात करते हैं और हम गढ़वाली कुमाऊनी की बोलियों और प्रारूप की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत और भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपके मारछा हमारे यहाँ बोली जाती है, तो दूसरी भाषाएं भी हैं जो आदिवासी समाज की हैं। जब हम अगर इनका मानकीकरण की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम गढ़वाली और कुमाऊनी का एक मानक भी तैयार कर लेते हैं, क्या उनकी भाषाओं के शब्द उसमें आ सकते हैं? और क्या फिर कैसे उनकी भाषाओं को हम बचाएंगे? बिकॉज वो आपके काम में तो नहीं आने वाले, कम से कम मानक में तो शामिल नहीं हो रही हैं। अगर हो रही है तो कैसे हम उनको कर सकते हैं? अभी क्या कर रहा है कि इस संबंध में, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर हटवाल जी ने बहुत काम किया है। तो जब इन्होंने NCERT में जो है सिलेबस, एक पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी हुई इनकी, हालांकि इससे पहले प्रकाशित हो चुकी हैं 1 से 5 तक दाद। हाँ, पौड़ी में जो है, पौड़ी में दाद गणेश कुशकाल गणी जी ने इनको तैयार करवाया। हालांकि उसमें अध्यापक ही थे, वही लोग थे जो वहाँ भी काम कर रहे हैं। वो तैयार करवाया और कई विद्यालयों ने उनको पढ़ाना भी शुरू किया। हालांकि उसके एक, जब तक सरकार मान्यता न दे कि ये पढ़ाए जाएंगे तब तक उनका कोई वो नहीं है। परंतु एक अपनी भाषा के प्रति लगाव के लिए वहाँ पौड़ी में जिलाधिकारी और रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने वहाँ के स्कूलों में पढ़ाने के लिए वो पुस्तकें अपनी सहमति दी उन्होंने। तो उन्होंने तैयार किया, परंतु अब लगभग सिलेबस तैयार है। और उसको उस पर वही हुआ, इतनी देर लगने का कारण यही था कि मानक क्या होगा। तो जब ये कुछ हमारे मानक के शब्द आ गए तो उन्होंने उसको एक माना कि हाँ ये इसी प्रारूप में आने चाहिए वो। तो वो लगभग तैयार है। और उन्होंने क्या किया, अभी 3-4 भाषाओं का किया, जो आपने बोला कि अन्य भाषाओं का। तब उनका
ये है कि उसी प्रारूप को मान के हमारे जो अन्य भाषाएं हैं वो 17 भाषाओं में बना रहे हैं उसको, जबकि हमारे क्या है 13 भाषाएं हैं जो सर्वे हुआ है जिनका, तो वो 13 भाषाएं हैं, परंतु इन्होंने 17 में बनाया। और भी थे, बंगाली का भी तैयार कर रहे हैं वो, इधर से एक प्रारूप तैयार कर दिया तो उसी का उस भाषा में ट्रांसलेशन करके वो तैयार हो जाता है। तो तैयारी चल रही है, लगभग फाइनल है और कभी भी उसको स्वीकृति मिल सकती है जी। सर ये तो बातें हो गई कि गढ़वाली कुमाऊनी और उनका इतिहास और कितनी समृद्ध हैं। अब बात करते हैं हमारे आम बोलचाल पे। अब हम चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमारी भाषाएं बोलने में हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे शहरों में पले बड़े तो उनका ये कहना होता है कि मुझे समझ तो आ जाती है लेकिन बोलने नहीं आती। तो हम इस नैरेटिव को कैसे चेंज करें? ठीक है, आपने मानक भी बना लिया, आपने उसको किताबों में छाप लिया, लेकिन आपके बच्चे जब घर पे ही नहीं बोलेंगे, चाहे बाहर भी नहीं बोलेंगे, तो वो भाषा बचेगी कैसे? लेकिन सिर्फ किताबों से बचने वाली नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए सर? कैसे इस नैरेटिव को बदला जाए कि भैया मुझे समझ तो आती है, मैं बोल नहीं सकता? भाषा का संरक्षण और बोलचाल दोनों अलग अलग पहलू हैं। अब ये संरक्षण तो हो रहा है, परंतु उस पर काम नहीं किया जा रहा है। अब बच्चे, उसके लिए जो हमारी पीढ़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको अपनी जो पुंगड़ी पटड़ी घर कोड़ी और भाषा संस्कृति भी हमको दी, पर हमने क्या किया कि वो पुंगड़ी पटड़ी तो छोड़ दी गांव में, और हम आ गए यहाँ देहरादून और प्लॉट ले लिया, और प्लॉट करके देहरादून में मकान भी बना दिया। वो प्लॉट भी मकान भी सौंप दे रहे हैं बच्चों को, परंतु हमने अपनी संस्कृति और भाषा नहीं सौंप पाए। तो इसके गुनाहगार हमारी जो पीढ़ी है वो है, क्योंकि हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया था कि 90 और जो 2020 तक का जो दशक था, ये 2 दशक थे, ये उसमें अंग्रेजी के प्रति बड़ा लगाव था, और सबको ये लगा कि कॉन्वेंट में पढ़ना चाहिए मेरा बच्चा, वो चाहे उसकी इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वो इतनी फीस दे दे, परंतु कोशिश की उसने कि वहाँ पढ़ाया। वहाँ का परिणाम क्या हुआ कि वो हम अपनी भाषा से विमुख हो गए, और आज वो जो हम गढ़वाली बीच में बोलते भी हैं आपस में, पति पत्नी बोलते हैं, या जो हमारे माँ बाप रहे उनके दादा दादी बोलते थे, वो समझ तो जाते हैं उसको, परंतु बोल नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ें आ गई हैं, परंतु इस ओर भी लोगों का थोड़ा, क्योंकि उनका बच्चों का भी ये लग रहा है कि यार हमको अब सीखनी चाहिए। उस समय नहीं था, परंतु अब थोड़ा जब बड़े होते हैं वो, जब बालिग हो रहे हैं, तो उनको लगता है अपनी भाषा को सीखना चाहिए। सर इसी लाइन पे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, और उन्होंने किसी गढ़वाली महिला से बात की, तो उस महिला ने कहा कि गढ़वाली कुमाऊनी सीखनी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन भाषाओं में रोज़गार हमें नहीं मिलेगा, हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, और ये भाषाएँ उनको पढ़ा करके या लिखा करके उनका भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारी भाषाएं रोज़गार नहीं दे पा रही हैं, हमारी भाषाएं उनके लिए आगे काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनको सिखाओ ही मत? ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये। भाषा, कोई भी भाषा हो, अगर बच्चा अपनी, जिसको आज हम मातृभाषा बोलते हैं, तो वो सीखता है, तो वो क्या करता है कि वो उसकी अभिव्यक्ति उसमें सबसे ज़्यादा होती है। हम गलत कहाँ थे? हमने क्या किया, हम अंग्रेजी की तरफ गए, और अंग्रेजी में क्या होता है कि नकलीपन आता है अगर हम अंग्रेजी बोलें, क्यों, हमारी मातृभाषा तो वो है हम तो उसको सीख भी गए, परंतु जो बोलने का जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, वो नहीं आता है जो हमारी अपनी मातृभाषा में आता है। तो मातृभाषा में अभिव्यक्ति बिल्कुल सरल सहज होती है, परंतु जब हम दूसरी भाषा में उसको अभिव्यक्त करते हैं तो उस ढंग से वो सहज नहीं हो पाती है। तो वो बच्चे अब समझने लग गए हैं कि हाँ, हम थोड़ा सा वो थे, खाली अंग्रेजी से कुछ नहीं होता है, अपनी मातृभाषा को भी सीखना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊं कि भाषाएं क्या है, भाषाएं आप 10 भाषाएं सीखो तो आप तो और समृद्ध होगा ना। सिर्फ ये थोड़ी है कि ये थोड़ी बोला गया है कि आप सिर्फ अंग्रेजी सीखो, गढ़वाली मत सीखो साहब। भाई आप गढ़वाली भी सीखो, अंग्रेजी भी सीखो, फ्रेंच भी सीखो, आप जर्मन सीखो, आप चाइना में जा रहे हैं वहाँ की मंदारिनी सीखो, चाइनीज सीखो। तो भाषाएं जितने आप सीखेंगे उतना तो आप समृद्ध होंगे ना। भाषाओं से आपका ही ज्ञान बढ़ता है। तो सर एकदम आपने सही कहा, क्योंकि अब जैसे कि मैं मुंबई में काफ़ी टाइम रहा हूँ, और तो मुंबई में क्या होता है कि
अब अगर मैं मराठी हूँ, मुझे मराठी मिल गया तो मैं उसके तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मुंह से मराठी ही निकलेगी, मैं उससे हिंदी में बात नहीं करूँगा। और वो बहुत अभिमान उस चीज़ पर करते हैं। लेकिन जैसे मैं अपने बच्चों के साथ गढ़वाली में बात करता हूँ, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो हिंदी ही लेकर अंदर आते हैं, वो हिंदी में ही जवाब देते हैं। तो माँ बाप अगर चाह भी रहे हैं कि उनसे बात करें, तो भी वो हिंदी में, गढ़वाली में या कुमाऊनी में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सर वो माहौल कैसे तैयार किया जाए कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो कम से कम वो वहाँ से हिंदी घर में ना लाए, हिंदी उसको सीखनी है, लेकिन वो घर में ना लाए, जब माँ बाप से बात करे तो गढ़वाली में ही बात करे। तो कम से कम वो माहौल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा अच्छा और सरल उपाय है कि वो घर में गढ़वाली में बात करें। बच्चों से भी गढ़वाली ना बोलें, वो बोलते रहो, बोलने में क्या है, वो फिर धीरे धीरे सीख जाएगा। हमारे बच्चे हैं, वो हम क्योंकि हमारी माता जी साथ में रहते थे, वो बच्चों को जब वो उनको देखती थी तो वो गढ़वाली में बोलते थे, तो वो गढ़वाली बोलते हैं। तो घर का वातावरण बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कि हम ही लोग, हमारी पीढ़ी है जिन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी और हिंदी में उनसे हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हिंदी मत सिखाओ, हिंदी भी ज़रूरी है, अंग्रेजी भी ज़रूरी है, परंतु अपनी मातृभाषा, अपनी लोक भाषा भी ज़रूरी है। एकदम इम्पोर्टेंट, सही कहा सर आपने। अब इसका सोल्यूशन पे बात करते हैं। सर जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जिनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं यार हम अपनी भाषाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते, वो कैसे इन भाषाओं को सीख सकते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने सीखी नहीं, मैंने सुनी नहीं, तो मुझे आती नहीं है, लेकिन अब मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो क्या ज़रिया हो सकता है, कैसे मैं इन भाषाओं को सीखूँ? इसमें एक तो जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के नए बच्चे नहीं थे तो वहाँ एक संस्था है उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य समिति, तो क्लासेस चलाती है गर्मियों की छुट्टियों में। तो काफ़ी बच्चे आते हैं, और अलग एक जगह नहीं, उन्होंने 20-25 जगह गाज़ियाबाद से लेकर नोएडा, दिल्ली के एनसीआर दिल्ली में लगभग पूरे 27-28 जगह वो क्लासेस चलाते हैं, और वहाँ उनको गढ़वाली सिखाते हैं। और वो बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। तो अगर उन्होंने 2 साल 3 साल मानी जो जून का महीना है उसमें जाते हैं वो, तो एक महीने में काफ़ी सीख जाते हैं। और 2 साल जिनको हो गए तो लगभग परफेक्ट गढ़वाली बोल रहा है। तो इस ढंग के प्रयास होने चाहिए। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं गढ़वाली सीखने के लिए। वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर कोई ये करे कि मैं गढ़वाली सिखाऊंगा और वहाँ की कोई नॉमिनल फीस रखे, तो गढ़वाली सिखाने के लिए वहाँ अलग अलग टीचर रखे और वो सीखेंगे। तो कई लोग, एक फ़ायदा भी होगा उनका कि भाई वो पैसा दे रहे हैं तो वहाँ तैयार होना पड़ेगा। वो नॉमिनल रखो, ज़्यादा न रखो, 500 रुपये अगर फीस रखते हैं, बस नाम के लिए कि भैया 500 रुपये फीस रखो। और अगर आपके साथ 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं तो कितना हो गया? हाँ, फ़ायदा हो गया। तो कोई, और उसमें खर्चे भी कुछ नहीं है। हाँ, तो सवाल करें, जवाब दें, और फिर ये बोलें भाई ये बोलना है, तो ये काम भी हो सकता है। और बिना फीस के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू खत्म, हाँ वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये काम भी हो सकते हैं। फिर दूसरा है कि वो चैनल चला सकते हैं सिखाने के लिए। आजकल डिजिटल मामला है, तो वो भी है, हो सकता है। सर दूसरी चीज़, क्योंकि आपने खुद किताबें लिखी हैं और अभी मेरे हाथ में जो है सर की ही हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश है। आपने 2 शब्दकोश मेरे ख्याल से आप निकाल चुके हैं, और कुछ इसी तरह का काम कुमाऊनी में भी हो रहा है। सर सवाल ये है कि क्या इनकी मदद से हम भाषा के तौर पे इनको सीख सकते हैं? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि रमाकांत बेंजवाल ने एक शब्दकोश लिखा, एक किसी दूसरे लेखक ने लिखा, तो उनके शब्दों में फ़र्क मुझे नज़र आएगा, या फिर वो मुझे पता है कि यार ये दोनों में समान चीज़ें होनी हैं? काफ़ी अंतर है। इसको ये हम न बोलें कि भाई हाँ जो मैंने लिखा वो फाइनल है, या क्योंकि अभी मानक नहीं बना ना। तो हमारे कई कोश आ गए, हमारे गढ़वाली में, कुमाऊनी में बहुत सारे शब्दकोश हैं कि जिनको प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु उनका जो उच्चारण है काफ़ी भिन्न है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भाई एक मानक होना चाहिए। तो अभी हम ये बोले कि नहीं रमाकांत बेंजवाल बिल्कुल फाइनल है, वो बिल्कुल गलत है, या दूसरे अचलानंद जखमोला जी बोले कि जो उन्होंने लिखा हुआ वो फाइनल है, वो नहीं है। इसीलिए ये काम हो रहा है कि एक अंत में एक मानक शब्दकोश बने। अभी ये निकलते रहें, इन पर फिर मंथन हो। इधर हमारे पास 5-6 शब्दकोश आ गए मानक, तो उन पर फिर परिचर्चा हो कि भाई ये होना चाहिए, इस शब्द का क्या होना है, इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन्होंने, तो इसको एक मानक। तो जब एक मानक स्वरूप आ जाएगा तो एक मानक
शब्दकोश भी सामने तैयार हो जाएगा। सर जब हम शब्दों के शोध की बात करते हैं, आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम पीछे जाते हैं तो गोविंद चातक जी का नाम सबसे बड़ा आता है। उनको भले उन्होंने हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन उनका शोध जो है भाषाओं को लेकर काफ़ी रहा है। पहली बात तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, गोविंद चातक जी का जो साहित्य है वो कितनी मदद हमारी इन भाषाओं को समृद्ध करने में करता है, और उनका अगर गढ़वाली में कोई साहित्य है तो उसकी भी थोड़ी जानकारी दें। 1959 में 1959 में उन्होंने गढ़वाली भाषा नाम से एक पुस्तक थी, उसमें व्याकरण भी है। उससे आगे हम आज तक नहीं बढ़े हैं। जो उन्होंने लिखा है, डॉक्टर गोविंद चातक जी ने जो 1959 में गढ़वाली भाषा पे लिखा था, हम वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं अभी कोई। हम देखते हैं जितने कई लोगों ने लिखा, तो कई लोग वहाँ भी उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने कहाँ आगे, बहुत आगे काम कर गए थे वो। और मुझे लगता है कि अगर उसी को फॉलो करते तो हम बहुत आगे होते। थोड़ा एक दो चीज़ में वो थे, उनसे मैं कई बार मिला भी हूँ, और उनके जो अंत समय में जब बीमार थे तो लगभग एक सप्ताह रहे थे हम वहीं। तो जो वो बोलते थे, एक बताऊँ मैं मानक के लिए क्रिया रूप में, वो बोलते थे कि जैसे ठगने के लिए है तो वो बोलते थे ठगणु, जो मूल क्रिया का रूप है। हालांकि जो सुनने वाले हैं उनको लगेगा ठगणु के लिए में ठगने के लिए वो बोलते थे ठगणु होना चाहिए। अब कई बोलते थे, जैसे जखमुल्ला जी ने बोला कि ठगणु होना चाहिए, परंतु अब हमने तय किया कि भाई ठगणु क्यों होगा, ठगणु क्यों होगा, ठगण बोल दो, अकारांत कर दो उसका, भाई उसको ठगण कर दो। अब जब ठगणु की बात होगा तो वर्तमान काल में जाएगा कि वो ठगणुच, हाँ मानी वो उसको धोखा कर रहा है। अरे अगर ठगणुच वहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, हाँ अलग हो जाएगा। तो सभी ने मिला क्या, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा चातक जी ये थे, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने बोला नहीं, इसके व्याकरणिक वो है, वो अब हमसे बहुत बड़े थे और बड़े विद्वान थे। तो इस पर तब सभी लोगों ने इस प्रारूप पे थोड़ा सा कि भाई उसका मूल क्रिया का मूल पद क्या होगा, उस पर लगभग अब सब सहमत हो गए हैं कि क्रिया का मूल पद अकारांत होगा। और कुमाऊनी भी अ है, तो अब इससे क्या होगा, हम दोनों भाषाओं में एक हाँ साम्यता भी आ जाएगी। ये भी बात हुई। हम 35, 40, 50 लोग बैठते हैं, सब लिखने वाले होते हैं, तब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उससे तब ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें सामने आ रही है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप लोग कर रहे हैं। सर ये तो गढ़वाली की बात हो गई। कुमाऊनी में जैसे कि मैं केशव दत्त रुवाली जी को पढ़ रहा था, उन्होंने भी व्याकरण पेश किया है कुमाऊनी का। और क्या कुमाऊं में भी कोई ऐसी शख्सियत हैं जिनका काम भाषा पर हम बोल सकते हैं कि बहुत टॉप लेवल का है और जिनको फॉलो किया जा सकता है? शेर सिंह बेस जी हैं, उन्होंने शब्दकोश किया। केशव दत्त रुवाली जी हैं, नारायण दत्त पालीवाल जी हैं, इन्होंने शब्दकोश पे काम किया। परंतु भाषा विज्ञान पे जो काम किया है वो आदरणीय केशव दत्त रुवाली जी ने किया है। उन्होंने व्युत्पत्ति कोश भी निकाला है, हमारे यहाँ निकला ही नहीं। व्युत्पत्ति कोश एक भाषा, वो भी भाषा विज्ञानी थे, तो उन्होंने व्युत्पत्ति कोश निकाला है। और यहाँ भी कोशिश होनी चाहिए कि व्युत्पत्ति कोश आए। हाँ मानी कोई शब्द है, व्युत्पत्ति कोश का मतलब है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। एक दिन डॉक्टर नंद किशोर हटवा ये वहाँ वाले और उन क्या हैं ढोंडियाल जी, तो ढोंडियाल जी बोल रहे थे कि एक शब्द की बात कर रहे थे ना, व्युत्पत्ति कैसे होगी। तो उन्होंने एक बात की थी कि दाना शब्द बोलते हैं जो वो है दाना सेण, हाँ दाना सेण। तो दाना शब्द बोल रहे थे। एक दिन क्या हुआ है कि मैं था और मेरा समधी थे वहाँ, ठीक, एक उदाहरण हो ना। तो वो थे, उसको लगा कि वहाँ वॉशरूम में जो है दादा है, पर तब तक मैं बाहर दिख गया। उसने बोला दा, और तो फिर उसकी मुँह से आया ना। तो मैंने सोचा बोले यार वो हिंदी के थे, वो भी प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार देखो देखो, इसने जो दादा और नाना का मिला के दाना बोल दिया, इसी से बना होगा दाना भी। तो व्युत्पत्ति ये होती है क्या? इससे लॉजिक थोड़ा सही भी लग रहा है क्योंकि हम दाना सयाण उनके लिए ही बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये सर भाषाओं की बात हो रही है। अब मैं थोड़ा सा रमाकांत बेंजवाल पर भी आना चाहूँगा। भाषा को लेकर के हम बात कर ही रहे हैं। रमाकांत बेंजवाल का काम भाषा पे बहुत ज़्यादा है, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। आपकी पत्नी जो हैं श्रीमती बीना बेंजवाल जी भी, उनका काम भी काफ़ी हो, तो साहित्य भी लिख रही हैं। रमाकांत बेंजवाल हैं कौन, क्यों हम उनसे बात कर रहे हैं? मैं एक साधारण आदमी हूँ, और मैं जैसे मैंने पहले भी बोलता हूँ कि मैंने साहित्य नहीं लिखता हूँ।
भाषा पे ये हुआ था कि मैं जो अब रुद्रप्रयाग जनपद है, पहले चमोली होता था, वहाँ अगस्त्यमुनि के निकट एक भेंजी गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहीं प्राइमरी स्कूल में बिल्कुल मैंने पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं अगस्त्यमुनि में इंटर किया, फिर स्नातक के लिए यहाँ आया, श्रीनगर आया, फिर 1 साल वहाँ गया, तब 2 साल का BA होता था। फिर सेकेंड ईयर मैंने वहाँ किया, अगस्त्यमुनि में किया। तो इस बीच जब मैं इंटर करने के बाद श्रीनगर आया, तो वहाँ गढ़वाली, मैं तो गढ़वाली ज़्यादा बोलता था, मैं गढ़वाली बोलने लग गया। तो जो और बच्चे थे, जैसे आप बोल रहे हैं चमोली की बगल पे हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो बोल रहे हैं करने लग गए। तो मैं बड़ा अजीब हो गया, मैं भी गढ़वाली बोल रहा हूँ और ये भी गढ़वाली, ये मेरी गढ़वाली क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो जो भाषा के प्रति मेरा यह है कि भाषा में एक मानक होना चाहिए, वो कारण है जो आप बोल रहे हैं चमोली की जो बगल पे है। मेरा वही है कि जब मैं गढ़वाली बोल रहा था तो वो समझ नहीं पा रहे थे, तब मुझे हिंदी बोलनी पड़ रही थी और तब वो समझ पा रहे थे, परंतु वो गढ़वाली में बोल रहे थे क्योंकि वो वहीं के थे, श्रीनगर के थे, बॉडी के थे, तो वो तो बोल रहे थे, परंतु हमारी वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर हमको क्या हो गया, थोड़ा सा झिझक होने लगे गढ़वाली बोलने में। इसलिए झिझक हो गई कि मुझे लग गया कि मेरी गढ़वाली तो ये समझ ही नहीं रहा है। तो भाषा की तरफ आने का मतलब जो मूल इस तरफ बढ़े हम, यही कारण है। तो उसके बाद फिर नौकरी पे चले गए। यही MA हमने देहरादून से किया और फिर लाइब्रेरी साइंस में लखनऊ से B.Litt किया और उसके बाद गोपेश्वर में नौकरी लगी। 14-15 साल वहाँ रहे पुस्तकालय में। फिर उत्तराखंड राज्य बना तो यहाँ उन्होंने आवेदन मांगे, तो यहाँ आ गए हम, देहरादून आ गए, राजभवन में रह गए, तो वहाँ भी लाइब्रेरी में रहे और रिटायर हो गए हैं। अब ऐसे ही आपके साथ बात करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है सर। और आप लोगों का ही काम है जो इस भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम है सर। एक आध सवाल और है मेरे। एक संस्थाएं कर रही हैं, रमाकांत बेंजवाल कर रहे हैं, नंदकिशोर अटवाल कर रहे हैं, सरकार की तरफ से वो गंभीरता कम से कम पब्लिक सार्वजनिक पटल पर मुझे कहीं नज़र नहीं आती। भाषाओं को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसीज़ कम से कम मुझे अभी तक नज़र नहीं आई जहाँ पे उन्होंने भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया हो। ठीक है, आपने संस्थान खोल लिए, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कोई कोर्स इसी तरह का आपने शुरू नहीं किया है या कोई ऐसी कोशिशें आपकी तरफ से नज़र नहीं आती या फिर मुझे पता नहीं है। तो सर, सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए मानकीकरण के अलावा? एकेडमिक काम सरकार नहीं करती है, एकेडमिक काम को लोगों को करना पड़ेगा और सरकार अपने स्तर पे काम करती है। जैसे भाषा में किसी ने लिख दिया तो उनके लिए अनुदान दे रही है, किताब छापने के लिए, अच्छा काम है वो। अभी 45 पुस्तकों के लिए अनुदान दिया गया, उससे अभी जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहे हैं। 18 लोगों को अभी सम्मान मिला है, साहित्य गौरव सम्मान मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से यही हो सकता है, परंतु जैसे क्लासेस चलाना, ये करना, सरकार मुझे लगता है कि इस तरफ ना तो रुचि है और ना करना चाहिए उनको। सरकार का काम थोड़ा लोग अलग भाव से देखते हैं। मानिए अगर 10 लोगों को काम दे दिया वहाँ, तो हमारे पास 100 आदमी हैं तो 90 लोग नाराज़ हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, वही जो मैंने बोला कि वो 90 वोट उनके कम हो जाएंगे। तो और इसलिए सरकार काम भी नहीं करती है, इसी वजह से काम नहीं करती है, क्योंकि आपस ही में बोलने लगा। अभी बता रहा हूँ मैं कि जैसे पुरस्कार मिले या साहित्य अनुदान मिला तो कई लोगों को नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए। हाँ, तो थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक सहयोग देना चाहिए कि भाई एक दिन आपके साहित्य का भी मूल्यांकन होगा। आज इनका हुआ है तो कल आपका भी होगा, और आप उस लेवल का लिखेंगे तो ज़रूर होगा। सर, आजकल ये सवाल वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं, लेकिन इस दिशा में, अगर भाषा के दिशा में इसे देखा जाए, पहाड़ में, उत्तराखंड में हमेशा पहाड़ी वर्सेस देसी होता रहता है और आजकल भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जब हम भाषाओं की बात करते हैं, भाषाओं में भी जो आप देहरादून की तरफ चले जाएँ, प्लेन्स की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ गढ़वाली कुमाऊनी बहुत ज़्यादा बोली नहीं जाती है और पहाड़ों में बोली जाती है। तो ये क्या भाषाओं में भी कभी, क्योंकि आप इतने समय से काम कर रहे हैं, क्या कभी आपको भाषाओं में भी ये पहाड़ी वर्सेस देसी वाला रोग दिखा है या नहीं दिखा है?
ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ी देसी का तो भाषा जो जहाँ का बोलता है तो बोलता है, उसमें कोई वो नहीं है। भाषा भाषा के प्रति किसी का दुराग्रह नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा किसी का नहीं है। परंतु यही होनी चाहिए, ये मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोले कि गढ़वाली नहीं होनी चाहिए, जौनसारी नहीं होनी चाहिए, बंगाली नहीं होनी चाहिए, या रवाल्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा किसी का आज तक मैंने नहीं सुना कि ये नहीं होनी चाहिए। सब बोलते हैं, परंतु ये है कि सभी अपनी अपनी ओर से काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो होना भी चाहिए सर, ये स्वस्थ परंपरा यही होती माने है। कोई भी पंजाबी ये नहीं बोलेगा कि गढ़वाली नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं बोलता। या कोई गढ़वाली ये नहीं बोलेगा कि पंजाबी नहीं होनी चाहिए। भाषाओं के प्रति आपस में कोई वो नहीं है, जनता में कम से कम नहीं है। परंतु वहाँ थोड़ा सा टकराव है कि 8वीं अनुसूची में विधानसभा से पारित करने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो बोलेंगे भाई खाली यही क्यों जा रही, हमारे बंगाली भी जाए, हमारी इतने जो वहाँ का विधायक होगा वो बोलेगा वहाँ भी जाए, जौनसारी वाला बोलेगा नहीं हमारे जौनसारी भी जानी चाहिए। तो विधानसभा से जो पारित नहीं हो रहा है गढ़वाली कुमाऊनी का, वो कारण वही है कि अन्य विधायक सहमत नहीं हो पा रहे उस चीज़ के लिए। सर एक तर्क, क्योंकि आपने 8वीं अनुसूची का सवाल उठाया, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आपकी दो भाषाओं को हम कहाँ शामिल करें। पहले आप एक भाषा लेकर आओ, तो क्या 2 भाषाएं हमारी शामिल नहीं हो सकती, या एक ही भाषा आपको चाहिए एक राज्य से? इसमें ये होता है, मैंने पहले भी बताया कि किसी को मानक मानने के लिए एक भाषा को हमको तय करना पड़ेगा, इस भाषा का मानक बनाना। जैसे मैंने बताया कि श्रीनगरिया को, और एक हो गया मजकुमाया, इस पर दोनों तरफ से कुमाऊं में भी सहमति है और गढ़वाल में भी सहमति, कहीं कोई वो नहीं है। अब ये सवाल होगा कि भाई एक भाषा बनो। कई हैं हमारे यहाँ, बिहारीलाल जलंधरी जी हैं, वो भी भाषा पे काम करते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी की जो तुलनात्मक अध्ययन है उस पर काम किया उन्होंने। तो उनका मानना है कि एक उत्तराखंडी भाषा होनी चाहिए। मेरे से कभी बात नहीं हुई, परंतु मैं अगर कभी बात हो तो मैं ये बोलूँगा कि जलंधर जी एक चीज़ बता दो कि आप खसपड़जिया को या श्रीनगरिया को, इन दोनों में से किसको एक मानक मानने की बात करोगे, क्योंकि एक ही होती है। 2 भाषाओं की एक भाषा नहीं बनती है। भाषा बनती है, हिंदी बनी किससे बनी, खड़ी बोली से बनी, पर इसमें से एक बतानी पड़ेगी ना। तो एक हम बता नहीं सकते हैं, भाई एक बताएंगे। अगर हम श्रीनगरिया बोलते हैं तो कुमाऊं वाले कैसे तैयार हो जाएंगे, या एक खसपड़जिया को बोलेंगे तो गढ़वाल वाले कैसे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी संकट है इसमें। तो इसलिए उत्तराखंड की एक भाषा तो नहीं हो सकती है, आपको दोनों भाषाओं को उसके स्वरूप में स्वीकार करना होगा। बस ये है कि दोनों के मानक तैयार करने की कोशिशें की जाए हैं, जो सही रास्ता हो भी सकता है। 2 किताबें आपकी मेरे पास हैं जिन पे आपने काम किया है। क्या कोई नई किताब आ रही है भाषा को लेकर या फिर इतिहास को लेकर? अभी काम चल रहा है। बीना जी एक उत्तराखंड की महिलाओं पे काम कर रही हैं, कि उत्तराखंड में अभी तक वो काम नहीं हुआ था, कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा उनका परिचयात्मक वो है। लगभग 400-450 महिलाओं के जो अग्रणी महिलाएं हैं, तो उनका बायोडाटा है, उनके सब तैयार किए जा रहे हैं, और लगभग एक फाइनल है। और इसी का जो आगे का रूप है उस पे कुमाऊनी पे काम कर रहे हैं इसी पे। हाँ, गढ़वाली अभी आपको गढ़वाली पे ज़्यादा काम हाँ, गढ़वाली और अब कुमाऊनी पे कर रहे हैं। कुमाऊनी क्यों, मैं भाई कुमाऊनी तो जानता नहीं हूँ। तो प्रोफेसर चंद्रकला रावत हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हिंदी में प्रोफेसर हैं, तो वो कुमाऊनी पे काम करेंगे। तो उसका लगभग 5-6 महीने में वो भी आ जाएगा, हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, अंग्रेजी शब्दकोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सर, उसका भी इंतज़ार रहेगा। और मीनवाइल अगर आप चाहते हैं कि आप गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं को एक्सप्लोर करें, तो कुमाऊनी भाषाओं में भी काफ़ी किताबें आ चुकी हैं। केशव दत्त रुवाली जी की हैं, शब्दकोश भी हैं। इसके अलावा सर की कुछ किताबें मेरे पास हैं, जैसे रमाकांत बेंजवाल सर की किताबें हैं। ये किताबें भी आप देख सकते हैं। इनमें भी आपको भाषाओं का शब्दकोश आपको मिल जाएगा। बल्कि इस किताब में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि लास्ट में डायलॉग शैली में, संवाद शैली में आपको जो है पढ़ने के लिए मिल जाता है कि दादी पोते के बीच कैसे बात होती है, और दूसरे दोस्तों के बीच कैसे बात आप कर सकते हैं, क्या क्या शब्द उसके लिए होते हैं। तो हिंदी में भी है, गढ़वाली में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि तीनों भाषाओं के लोग उसको समझ सकें। तो आप इन किताबों को का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये किताबें आपके बहुत काम आने वाली हैं। और ये किताबें एक ख़जाना आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इन किताबों में हमारी भाषाएं समृद्ध हैं, भाषाओं के शब्द हैं। और जब आपकी शब्द संपदा आपकी बढ़ेगी, शब्दकोश आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो भाषा आपको अपने आप आ जाएगी। तो ये किताबें आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू सर,
एक बार फिर थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए और ढेर सारी भाषाओं को लेकर के बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रमाकांत बेंजवाल जी, और भाषा को लेकर के हमने आपसे सवाल पूछे। आपके जो सवाल थे वो सर से पूछे, लेकिन इसके बाद भी कोई सवाल आपके जहन में उठता है, कोई ऐसी चीज़ आपको इस बहस के बाद लगती हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर लिखें। हम रमाकांत सर से या फिर नंदकिशोर अटवाल जी से या बीना बेंजवाल जी तक उन सवालों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब भी आप तक लाएंगे। तो ज़रूर सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो ही जवाब मिलेगा। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।